तो चलिए शुरू करते हैं। चाय सुट्टा पीने के बाद अच्छा सा ब्रेक हुआ हमारा। हमारे बच्चों ने चाय सुट्टा मार दिए हैं, तो अब लिखना नहीं है, अब सुनना है। ठीक है, सुनिए। और लिखना हो तो लिख लीजिए। चलिए, अलग से अपना नोट्स वोट्स जिसने बना के रखा हो, बनाना हो जिस किसी को। वाह वाह, कितना सुंदर बनाया लेक्चर ये। तो देखो, बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक की गैसेस होती हैं, मतलब हमारे धरती पे जो गैस पाई जाती है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस में ना बहुत भांति भांति की गैसेस है, भांति भांति की गैसेस। ठीक है, ये आपका जो अर्थ में जो सी लेवल है वहां से लेके 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कम से कम 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो एटमॉस्फेरिक गैसेस आपको मिलती है। अगर मैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं कि इनमें किन किन चीजों का मिक्सचर पाया जाता है, ठीक है, तो लिख लो। चलो लिखा देता हूं यहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक गैस, लिख लीजिए, एटमॉस्फेरिक गैस सेवरल गैसेस का मिक्सचर है। जो कि एटमॉस्फेरिक गैस सेवरल गैसेस का मिक्सचर है जो कि अर्थ के सरफेस पर सी लेवल से लेके 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, भूल गया? ठीक है, मतलब जो बताया वो भूल जाता है, तो ध्यान से सुन के एक बार में लिख लेना। अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं, आराम आराम से बोलूंगा तो लिखते हुए जाना। तो बाय वेट वाला तो आपको ध्यान में नहीं रखना है, बाय वॉल्यूम ध्यान में रखिए कि वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में है 20.93% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की बात करूं तो 79.04 नाइट्रोजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है तो वैरी करता रहता है, अलग अलग मतलब जगह पे अलग अलग दिया हुआ है, उससे मैटर नहीं करता आपका। लगभग लगभग ये जो स्टार्टिंग का है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 20.93%, नाइट्रोजन का 79.04% लिख लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। अब एयर क्या है? हवा। हवा एक मिक्सचर है, लिख लो। एयर एक मिक्सचर है, ना कि कोई केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, एयर एक मिक्सचर है, ना कि कोई केमिकल सब्सटेंस। इसीलिए अगर आप इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए लगभग -196 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसको ठंडा करना पड़ेगा। अगर इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, या फिर लिख लीजिए कि कंपोनेंट्स को, इसके एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इसे -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है। एयर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं मेथड? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? तो चलिए इसको हम समझते हैं क्रूड ऑयल की मदद से, जो कि बचपन से आप पढ़े हो तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो क्रूड ऑयल जो होता है, बोले तो पेट्रोलियम, जो कि हमें जमीन के अंदर से मिलता है, वो बहुत ही गंदा होता है, उसमें सारी चीजें मिक्स होती हैं, है ना। हम क्या करते हैं, इसको एक बड़ा सा कंटेनर होता है और एक फर्नेंस होता है, मतलब कि भट्टी होती है। इस भट्टी में से पाइपलाइन गुजरती है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपकी ये जो पाइपलाइन है, जब यहां से गुजरती है भट्टी में से, तो हमने भट्टी में सबसे पहले टेम्परेचर रखा 20 डिग्री सेल्सियस। मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाने के लिए। ठीक है, भट्टी का मैंने टेम्परेचर रखा 20 डिग्री सेल्सियस, और यहां से मैंने इस पाइप से क्रूड ऑयल को पास कराया।
जब क्रूड ऑयल 20 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है तो इसमें से सबसे पहली जो चीज निकलती है वो निकलती है एलपीजी। ठीक है, एलपीजी निकलता है इसमें सबसे पहले। फिर उसके बाद ये जो गैस है ये दोबारा से घूम के आती है, सॉरी जो क्रूड ऑयल है वो दोबारा से जाता है और फिर यहीं से घूम के आता है। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 70 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 70 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर किया तो अब जो गैस बन के निकलेगा, भाप बन के निकलेगा, वो है पेट्रोल। ठीक है, फिर एक बार फिर से ये घूम के आया और फिर से यहां से गुजरा। अब टेम्परेचर हमने और बढ़ा दिया, अब मुझे मिलेगा डीजल। फिर एक बार फिर से ये क्रूड ऑयल यहां से गया और फिर से मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया और अब मुझे मिलेगा केरोसिन। फिर उसके बाद मैंने फिर से एक बार क्रूड ऑयल गया, फिर से यहां से घूम के निकला, टेम्परेचर और बढ़ाया तो अब मुझे मिला ग्रीस। फिर और बढ़ाया तो लुब्रिकेंट्स, मतलब ग्रीस लुब्रिकेंट्स ही हो गया। फिर मुझे मिला आपका मॉइस्चराइजर बनाने के लिए मटेरियल मिल गया। फिर उसके बाद पैराफिन वगैरह, वैक्स वगैरह ये सब मिल जाता है। ऐसा हम बार बार करते हैं जब तक कि सारा चीज उसमें से निकल नहीं जाता। आखिरी में बचता है डामर, जो रेसिड्यू है। अब उसमें से कुछ नहीं निकलना, सब निकल चुका है। जितना था भाप बन के उड़ता चला गया, हमने इकट्ठा करते चले गए अलग अलग चैम्बर में। अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक चैम्बर्स बने होते हैं। ठीक है, भाप बन के उड़ के जाता है और इन चैम्बर्स में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अगर आपसे कभी कोई प्रिंसिपल पूछ ले तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो भी सब्सटेंस का हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है उसको अलग अलग टेम्परेचर पर हीट करके हम जो है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में जो तीसरी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है आर्गन, जो कि 0.94% होती है। ये एक प्रकार की इनर्ट गैस है। ठीक है ना। अजीब बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। चेंज हो गया बैकग्राउंड, ये भी नहीं अच्छा है, इसको कर लेते हैं। ये भी नहीं अच्छा है, इसको कर लेते हैं। ये भी नहीं अच्छा है, ये भी नहीं अच्छा है, ये सही है। ठीक है, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जो हमें। अब अगर हम एयर का एनालिसिस देखें, गैसी कोल माइंस में के रिटर्न एयरवे में कितना होना चाहिए बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम देखें तो अलग अलग परसेंटेज आपको मिलता है। ठीक है, बाय वॉल्यूम। जैसे कि जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वो है 20.28% आपको गैसी कोल माइंस में होता है। वहीं पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 78.9% आपका ये होता है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग लगभग 0.36 होता है, परसेंट होता है। और अगर मीथेन गैस की बात करूं तो ये 0.46% जो है तो गैसी कोल माइंस में पाया जाता है। तो ये अलग अलग गैसेस का रिटर्न एयरवे में
है ना। गैसी कोल माइंस के रिटर्न एयरवे में इतना जो है तो लगभग लगभग परसेंटेज पाया जाता है, कोई देखो फिक्स नहीं है यार ये, ठीक है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है, बट एक आइडिया है, जनरल जो कहा जाता है वो है ये, ठीक है। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ डैम्स की। अब मार्केट में अलग अलग टाइप्स के डैम हैं, जैसे कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 डैम्स हैं। सबसे पहला है ब्लैक डैम, जो कि एक्सटेंसिव गैसेस का मिक्सचर होता है। ब्लैक डैम एक्सटेंसिव गैसेस का मिक्सचर होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा होता है। एक्सटेंसिव गैस मतलब कि किसी भी चीज को बुझा देती है, अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो गई तो आग को बुझा देंगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। इसमें ब्लैक डैम में 2 गैसेस पाई जाती हैं, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इसको कभी कभी चोक डैम्प या फिर स्टेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ब्लैक डैम्प एक्सटेंसिव गैसेस इसमें पाई जाती हैं आग बुझाने वाली, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, मतलब 2 ही गैसेस होती हैं ब्लैक डैम में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है। लगभग 80% के आसपास 80% के आसपास नाइट्रोजन होता है एंड 20% के आसपास जो है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। अगर मैं बात करूं फायर डैम की, तो इनफ्लेमेबल गैसेस के मिक्सचर को हम बोलते हैं फायर डैम, जो कि नेचुरली हमें कहां से मिलता है, कोयले से मिलता है, ठीक है। फायर डैम में जो मेन गैस पाई जाती, कौन सी पाई जाती, मीथेन गैस, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4, मीथेन, ठीक है। व्हाइट डैम की मेन गैस कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। स्टिंक डैम की मेन गैस कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2O। आफ्टर डैम, ये गैस, यह मिक्सचर गैसेस का हमें कब मिलता है, जब हम एक्सप्लोजन करते हैं, ठीक है, या फिर हम जब ब्लास्टिंग करते हैं तब मिलता है, एक्सप्लोसिव्स की ब्लास्टिंग करते हैं, या फिर अगर फायर डैम्प या फिर कोल डस्ट एक्सप्लोजन अगर आपकी माइंस में हुआ है तो उसके बाद आपको आफ्टर डैम्प देखने को मिलेगा। तो किसी भी ब्लास्टिंग या फिर एक्सप्लोजन के बाद जो गैस मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर डैम्प बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर डैम्प बोलते हैं, आफ्टर ब्लास्टिंग या फिर आफ्टर एक्सप्लोजन। तो इसके बाद जो भी गैस मिलेगी वो क्या कहलाएगी, आफ्टर डैम्प कहलाएगी। इसमें छोटा दिख रहा है, ओहो, छोटा दिख रहा है तो बड्डा बड्डा कर देते हैं। इसमें क्या है, इसमें डिजाइन इज सेटअप 16:9, ओके। लेकिन मत है इसको, ठीक है। चलो हो गया, देख लो, आज एडजस्ट कर लो। ये पुराने लेक्चर्स हैं, उस समय क्या है, नया नया लैपटॉप सीख रहे थे तब के बने हुए लेक्चर्स हैं। और ये क्या मैसेज टुनटुनाया पड़ा है जी ग्रुप में, अच्छा लोकेश्वर सर का है। देखिए, ये होती गैसेस, जब कभी भी ऑक्सीजन की कमी होती है तब इस प्रकार से मृत्यु देखने को मिलती है। गैसेस और फ्यूम्स की अगर हम बात करें तो इस टाइप की गैसेस और फ्यूम्स कुछ होती हैं। अगर हम बात करें किसकी, फ्लेम सेफ्टी लैम्प की, तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प को अगर आप ध्यान में रखें, तो थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूं, बस हो गया इन चीजों का, कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प का हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए। अगर आपको ये डिटेक्ट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
अगर पता करनी है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस पता करनी है, तो आप फ्लेम सेफ्टी लैम्प को जो है तो गैलरी के बॉटम में ले जाके फ्लेम सेफ्टी लैम्प से टेस्टिंग करेंगे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। और अगर आपको टेस्टिंग करनी है इनफ्लेमेबल गैस की, बोले तो मीथेन गैस की, तो उस केस में आपका जो है तो आप क्या यूज कर, सेफ्टी लैम्प को कहाँ रखेंगे, टॉप पे रखेंगे, रूफ के पास ले जाके सेफ्टी लैम्प को आप वहां पे पता कर सकते हैं कि आपका मीथेन गैस का परसेंटेज कितना है। इस तरीके से कुछ आप जो है तो सेफ्टी लैम्प का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का सेफ्टी लैम्प जो है तो इस तरीके से पकड़ के आप जो है तो एकदम सीधाई में देखेंगे कि भाई मेरा मीथेन का परसेंटेज कितना है। मार्केट में अलग अलग टाइप के सेफ्टी लैंप आते हैं। ठीक है, बहुत से टाइप के सेफ्टी लैंप है। अब वो सारे के सारे सेफ्टी लैंप्स हम आगे डिटेल में ही पढ़ेंगे जब आएगा तो। इसमें कुछ इस तरीके से ये लॉ बनती है। ठीक है, और जब एक्सप्लोजन होता है तो कुछ इस तरीके का एक्सप्लोजन होता है, 5-6 लोग ऐसे 10-15 लोग फेंका जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैस लॉज की। गैस लॉज पीडीएफ में देख लेना यार, थोड़ा छोटा छोटा है ही ये, अगले लेक्चर से तो वैसे भी लिखी के पढ़ाऊंगा। बॉयल्स लॉ। अब देखिए संसार में ना गैस के अलग अलग लॉ दिए गए हैं। किसके बेसिस पे ये गैस लॉज है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। गैस लॉज में हम क्या करते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, गैस लॉज में करते क्या है कि हम इनमें से कोई दो चीज को कांस्टेंट रख देंगे और कोई दो चीजों को हम चेंज करेंगे। सिंपल बात, इन चारों में से दो चीजों को कांस्टेंट रखना है, मतलब कि चेंज नहीं करना है, एकदम फिक्स रखना है, और दो चीजों को वेरिएट करना है। वही आपका दो जो है तो अलग अलग गैस लॉज दे देगा। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं क्या, कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब इसमें ये बोलता है कि आप कोई भी दो चीज को फिक्स कर दीजिए और बाकी की दो चीजों को क्या कर दीजिए, आप चेंज करिए, और फिर देखिए कि गैस उस समय किस तरीके का बिहेवियर आपको शो करता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको अलग अलग लॉ वगैरह दे दिए गए हैं। बस इस लेक्चर में थोड़ा एडजस्ट कर लो आज के लेक्चर में, फिर कल से तो लिख के पढ़ाना है ना, लिख के ही पढ़ाना है कल से तो। तो अब सबसे पहला जो लॉ आता है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में ये बोलता है कि आपको, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, मतलब कि आपको गैस दे दी गई है। ठीक है, मास फिक्स है, उसका मास फिक्स है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपका फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, तो इसका जो बोलता है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है जब हम क्या करें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तब। अब सीधी सीधी बात है, एक डब्बा लो, उसमें गैस भर दो। ठीक है, ऑलरेडी गैस भरी हुई है, पिस्टन लगा दिया हमने, अब इसमें गैस भरी है, तो सिंपल सी बात है, जितनी गैस भरी है तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ बोले तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गैस के कितने पार्टिकल्स हैं वो सब फिक्स है, इसमें भरा हुआ है। अब आप जब इसको नीचे की तरफ पिस्टन को धक्का दोगे
तो क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो घटेगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, पहली कंडीशन कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम आपका घटेगा, है ना। और दूसरी कंडीशन कि अगर आप पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दो, जब ऊपर की तरफ खींचोगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे भाई अब क्या होगा, गैसेस को जगह ज्यादा मिलेगी, ज्यादा जगह मिलेगी तो आराम से सब पड़े रहेंगे, तो प्रेशर कम हो गया ना जी, है ना, प्रेशर कम हो गया। क्या किया आपने, सिंपल बात है कि हमने क्या लिया, हमने गैस ले लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके फिक्स है, कंटेनर में हमने गैस भर ली, उसका पार्टिकल फिक्स है, मास फिक्स है, पार्टिकल फिक्स है। ठीक है, अब ये जो गैस हमने ली, अब इसको अगर हम पिस्टन नीचे की तरफ धक्का देते हैं तो क्या होगा, पार्टिकल्स धीरे धीरे गैस के सारे एकदम पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, इश्क मोहब्बत होगा। ठीक है, और लेकिन इश्क मोहब्बत होने के साथ साथ वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम घट रहा है, और इश्क और मोहब्बत हुए तो प्रेशर बढ़ गया। सिंपल सी बात यह है कि भाई वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा। ठीक है, और अगर मैंने क्या किया, इसको पिस्टन को ऊपर खींचा तो अच्छी खासी दूरियां बन जाएंगी, है ना। जब आपका दोस्त आपको मिल जाता है तो वो आपको आपके प्यार से बाहर निकालने में मदद करता है, दारू पिला के ही करता है, आपके पैसे का, लेकिन करता है। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि अब पार्टिकल्स को ज्यादा जगह मिल रही है, वॉल्यूम ज्यादा हुआ, पार्टिकल्स को ज्यादा जगह मिली, तो ये अपना प्रेशर घटा देंगे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये नहीं करना, लेकिन क्या बोला है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है जी। अगर पता चला आप टेम्परेचर यहाँ पे लगा दिए, इसका ढक्कनवा उड़ गया तो है, तो बोलेंगे अरे सर जी क्या बोले थे, क्या हो गया। तो टेम्परेचर फिक्स रखना है, इसके नीचे आग नहीं लगाना है। ठीक है, गए कंडा लगा के आग लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो प्रेशर घटेगा अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल बात है। अब इसी चीज का हमें इक्वेशन दे दिया गया है, इसी चीज का इक्वेशन दे दिया। क्या इक्वेशन दिया यार, इक्वेशन दिया है कि आपका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। अब इसको अगर मैं और अच्छे से सॉल्व करूं, और ये जो मतलब कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा और इक्वल टू का साइन हटा दूंगा तो यहां पे लग जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, k इंटू 1/p। तो ये हो गया आपका v इंटू पीवी इज इक्वल टू के, आपका ये आपका एक इक्वेशन बन गया यहाँ पे, है ना। और मतलब कि क्या बोल रहा है कि जब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिंपल बात ये बोलता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब कि इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए आपका प्रेशर पहले था, प्रेशर आपका पहले था 3 और वॉल्यूम था 6। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो ये आएगा 3 × 6 18। एक जनरल मैथमेटिकल टर्म से समझा रहा हूं, कोई ये कैलकुलेशन नहीं है अलग से। ठीक है ना, और वहीं पे जब मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो मान लीजिए मेरा प्रेशर अब हो गया 6 और वॉल्यूम हो गया मेरा 3। ठीक है, तो इस केस में भी अगर मैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम निकालूं तो 6 × 3 ये भी 18 ही होगा ना। तो कोई भी चीज घटाओ या बढ़ाओ कांस्टेंट रहेगा, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही चीज हमारे बॉयल्स लॉ में बोला गया है। याद रखने वाली बात आपके लिए क्या है, माइंस के हिसाब से जो आपके लिए जरूरी है कि आपकी गैस की जो डेंसिटी है, गैस की डेंसिटी, गैस की डेंसिटी प्रेशर के, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
ठीक है, गैस की डेंसिटी आपके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। गैस की डेंसिटी बोले तो घनत्व, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, है ना, आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। इस चीज से मुझे ये पता चला कि अगर मेरा डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, है ना, ज्यादा घना हो जाएगा। और प्रेशर घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगा, मतलब कि घनत्व कम हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सब कुछ? फिर आगे बढ़े, इसीलिए लिख लिख के समझा रहा हूं ताकि छोटा दिख रहा है तो क्या हुआ? क्लियर है यहां तक? बॉयल्स लॉ। वाई लिख दे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, इसमें बोलता है कि जो वॉल्यूम है, सिंपल बात है। अब हम वॉल्यूम को बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर, देखिए एक वर्ड यूज होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर होता है। ठीक है, वॉल्यूम जो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। यहां पे ना हम कांस्टेंट क्या रखेंगे? प्रेशर को यहां पे आप कांस्टेंट रखिए। ठीक है, तो यहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में वैरी करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। सिंपल बात है कि अगर आपने कंटेनर लिया, कुकर लिया, उसमें ढक्कन लगा दिया और गैस के पार्टिकल्स भरे हैं, ठीक है, अब नीचे इनके उसमें आग लगा दी, बेचारों के पिच्छी में जब आग लगा दी तो ये क्या होंगे? ये सारे पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे। अरे भाई, आप सिंपल बात है, आपके पिछवाड़े में कोई गरम गरम तवा छुआ दे, आप ये थोड़ी बोलोगे पीछे देख के, ओ मेरे तो तवा छुआ दिया, ओ माय गॉड, ऐसा तो नहीं करोगे ना? हटा लो भाई, नहीं करोगे ना? सीधे बोलो मैं तो ठीक तो मारने का तो मन करेगा ना, या तो भाग लोगे। सिंपल बात है, भागोगे छौछियाते हुए। अरे छौछियाते हुए क्या निकल आता है जी? ये मतलब छौछियाते हुए क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एकदम तड़पते हुए, फड़फड़ाते हुए भागोगे, है ना, इधर उधर ज्यादा दूर नहीं लेकिन भागोगे ही। तो सेम अब इनके इसमें आग लगा दोगे, हैं, तो ये भी भागेगा। भाई, हनुमान जी के पूंछ में आग लगी थी तो वो नहीं छूटे, वो पूरा लंका जला दिए भागते भागते। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है ना? तो पार्टिकल्स भागेंगे, भागेंगे तो ये धक्का देंगे किसकी तरफ? इसकी तरफ, है ना? या फिर यूं कहिए कि ये और ज्यादा बड़ी जगह घेर लेंगे। अगर मैंने जगह दी है तो ये और ज्यादा बड़ी जगह में फैल जाएंगे, दूर दूर, दूर दूर जाके खड़े हो जाएंगे, है ना? थोड़ी सी जगह में जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर जाके खड़े हो गए। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है ना? टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है,
कैलकुलेशन के लिए आपका जो दिया हुआ था वो बताता हूं मैं, अच्छा बाद में। तो हमें यहां पे बस इतना समझना है कि मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर मैंने सेम रखा हुआ है, प्रेशर चेंज नहीं होने दूंगा, मैं प्रेशर नहीं चेंज होने दूंगा। यहाँ पे प्रेशर जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर कोई पूछ ले या फिर ये पूछ ले कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर किसे कहा जाता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहा जाता है। ये है क्या यार, है क्या, ये क्या भला है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? कुछ नहीं, ये तो एक सिंपल सी चीज है। क्या है ना, देखो, टेम्परेचर अगर आप भले बढ़ा रहे हो लेकिन वो फिक्स होना चाहिए। फिक्स इन द सेंस कि अगर इस कंटेनर में आप अपना टेम्परेचर दे रहे हो, मान लो इस कंटेनर में आग लगा के आप दे रहे हो कितने डिग्री सेल्सियस, आप दे रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना चाह रहे हो, तो इसमें सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर होना चाहिए, वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये नहीं कि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी गर्मी भी लग रही है, उसके कारण भी ये गर्म हो रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस आप कैलकुलेशन करके बैठे हो कि मैं तो 100 डिग्री सेल्सियस ही दे रहा हूं, लेकिन ये आसपास के एनवायरमेंट से भी तो गर्म हो रहा है, तो ये तो सीधे 130 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अगर 30 डिग्री सेल्सियस आसपास का एनवायरमेंट है तो इसको तो 30 डिग्री सेल्सियस और एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, तो 130 डिग्री सेल्सियस हो गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि मैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है तो मेंटेन कर रहा हूं, मतलब मैंने इसको ऐसी जगह में पैक करके रखा हुआ है जहां पर बाहर के एटमॉस्फेयर का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस समय जो हम टेम्परेचर देते हैं खुद से, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ये याद रखना है। इस केस में जो डेंसिटी है गैस की, डेंसिटी ऑफ गैस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगा, सिंपल बात है भाई। टेम्परेचर बढ़ा, सब दूर दूर चले गए तो घनत्व तो घट गया ना। तो वही है, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ऐसा कुछ है। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्लियर है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, आइए तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। ये देखिए, एक है चार्ल्स लॉ और एक है आपका बॉयल्स लॉ। पहला वाला चार्ल्स लॉ, दूसरा वाला बॉयल्स लॉ। इस वाले में देखिए, टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता हूं गैस के पार्टिकल्स दब जाते हैं, है ना। प्रेशर बढ़ाता हूं, प्रेशर मेरा इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, प्रेशर मेरा
इस डायरेक्शन में बढ़ता है, ये देखिए ये प्रेशर बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, और वॉल्यूम घट रहा है मेरा, ग्राफ भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, प्रेशर मैं चेंज कर रहा हूं, वॉल्यूम घट रहा है मेरा। यहां पे देखिए वॉल्यूम को, कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर कैसे बढ़ा रहा हूं, ये लॉ जो है आग की, इसको मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। कितना सुंदर सुंदर चीज दिखाता हूं। अब आता है आपका कैलकुलेशन पर्पस के लिए, फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए अगर बात करूं मैं, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला बॉयल्स लॉ की, बॉयल्स लॉ में कैलकुलेशन के लिए आपके जो फॉर्मूला निकल के आता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं चार्ल्स लॉ के लिए, यहां पे जो मुझे फॉर्मूला मिलता है वो है V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1। ये जो टेम्परेचर यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये मैं कितना लूंगा, ये लगभग लूंगा 2, ये मेरा हमेशा केल्विन में होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, बहुत जरूरी है, ये हमेशा मेरा केल्विन में ही होना चाहिए, हमेशा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब आपको इसी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बेसिस पे आप कोई भी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो लिख लीजिएगा चाहे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में है, इसको केल्विन में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा टोटल 278, 278 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर मेजर करने की कितनी यूनिट है, एक हो गया डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, दूसरा हो गया केल्विन, केल्विन के, एंड तीसरा हो गया फ़ारेनहाइट, एफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा, इसका डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब इसके बेसिस पे चलो एक और फॉर्मूला लिख लीजिए। ये आपका फॉर्मूला लिखा देता हूँ एक और, आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स 4.4। अगर आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको फ़ारेनहाइट पता करना है कितने फ़ारेनहाइट है, तो 9/5 इंटू 25 प्लस 32, 5 45, 45 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपका 70 77 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो है तो आप ध्यान में रखिएगा। वॉल्यूम 1 का चैप्टर 9, 10, 11, 12 देखिए, मैं दोनों सब्जेक्ट एक साथ चलाऊंगा। डेली आपका 2 घंटे ही क्लास रहेगा ईएमटी का, तभी तो सिलेबस खत्म का होगा जी है। नहीं तो लिख लिख के पढ़ाता हूँ, टाइम तो लगेगा फिर। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसा लेआउट है, समझ में नहीं आ रहा। भाई, ये तो पहला वाला हो गया। बड़ी दिक्कत है। कल अच्छा सा जो है तो लेआउट रखूंगा। क्या करना मेरे को तो ब्लैंक से मतलब है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मुझे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का कॉम्बिनेशन देखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसमें इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरा फॉर्मूला आएगा P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू R। R क्या है, R क्या है, R इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि आपका यहाँ पे दोनों चीज चेंज होती है। चेंज ऑफ प्रेशर भी चेंज होता है आपका, एंड टेम्परेचर भी आपका चेंज होता है। टेम्परेचर भी आपका चेंज होता है। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रेशर और टेम्परेचर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको ये वाला जो है तो फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, जहां पे आर आपका क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हो जाता है। एक है, आखिरी टॉपिक है, चलो खत्म करते हैं। चौथा नंबर का है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मेरे को भी नहीं मजा आ रहा यार वो लिखा लिखा हुआ पढ़ाने में है। मजा इसी में आता, लिखवा लिखवा के पढ़ाने में। ना रखूं कल से ये सब, खत्म, टाटा, बाय बाय। राहुल गांधी की याद आ जाती है।
यहां पे ये बोलता है, सिंपल भाषा में समझे, कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब कि डिफ्यूजन बोले तो घुलने की जो रफ्तार है, कि इतनी देर में इतना तेजी से ये घुलेगा या फैलेगा, है ना, हवा में फैल जाएगा इतनी तेजी से। तो किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, है ना। डी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की डेंसिटी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की कितनी तेजी से हवा में कोई भी गैस फैलेगी वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन कौन सी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, मतलब कि हम किसी से चीज से जब कंपेयर करके किसी भी चीज की डेंसिटी पता करते हैं उसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, अगर किसी भी गैस की डेंसिटी किसी दूसरे गैस की कंपैरिजन में हम पता करते हैं उसको रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। किसी भी चीज की डेंसिटी किसी से कंपेयर करके, जैसे मान लो पानी से कंपेयर करके मैंने किसी भी गैस की डेंसिटी पता कर ली कि पानी के रेस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी ये है, पानी की डेंसिटी ले ली 1, ठीक है, तो वो मेरा रिलेटिव डेंसिटी कहला जाएगा। ठीक है। वैसे ही यहां पे हम क्या करेंगे, अगर किसी गैस की डेंसिटी मैंने एयर के रेस्पेक्ट में पता कर ली तो वो मेरा रिलेटिव डेंसिटी कहला जाएगा। अब मेरे एयर की डेंसिटी पता करने का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी पता करने का मेरा फॉर्मूला क्या है, अरे चाचा क्या कर रहा है, अरे पगला उगला गया क्या। इसको कैसे हटाते हैं जी, अरे फिर आ गया। डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं, ना लिखने देगा आज ये। बड़ा परेशान किया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं फिर, है ना। लिख देता थोड़ा सा तो सही रहता। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शेष कल। गुड नाइट, टेक केयर।
and all the best.